नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मास्टर स्ट्रोक। आज का दिन कई मायनों में खास है। खबरों के लिहाज से पहले 8 खबरें देख लेते हैं। कल अखबारों में ये खबरें जरूर नजर आएंगी। पहली तस्वीर तो है ब्रेकअप, अधर में कश्मीर। जी, सत्ता चली गई है, राज्यपाल शासन की दिशा में कश्मीर बढ़ चुका है समर्थन वापसी के बाद। दूसरी तस्वीर, सरकार नहीं बनाएंगे चुनाव लेकिन जल्द से जल्द करा जाएं। कांग्रेस ने भी संकेत दिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुलकर कहा 1 साल तक के लिए महाराजा की बिक्री टल गई है। जी, जिक्र एयर इंडिया का है। घर चाहिए लेकिन मुलायम या अखिलेश वाला, मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ जी, योगी मंत्रिमंडल में कह रहे हैं। सुना जाए। क्राइम ब्रांच में सरेंडर कर दिया दाती महाराज ने, इंतजार लगातार हो रहा था। 9 दिन बाद धरना खत्म। एलजी के वेटिंग रूम से बाहर निकलकर अपने घर पहुंच गए केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। संघर्ष या सरेंडर, आज खास तौर पर हम आपको एक खत दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, सुनाएंगे। यह खत लंदन के अस्पताल से आया है, इरफान खान ने लिखा है। और तीसरे मिनट में रेड कार्ड दिखा दिया गया कोलंबिया के कार्लोस को। और यह शायद दूसरा मौका है दुनिया में जब 3 और 3.5 मिनट के बीच रेड कार्ड दिखाया गया हो। 12 कई मायनों में दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 3 बरस 2 महीने 18 दिन पहले लौट जाइएगा तो कहा गया था नॉर्थ और साउथ पोल मिल गए। जिक्र आज हम मिशन कश्मीर का कर रहे हैं। मिशन कश्मीर जहन में मोदी सरकार के भी रहा और उस दिशा में वो बढ़ती चली गई। लेकिन यह भी एक अजीबोगरीब संयोग था, जिस पार्टी को एक भी सीट घाटी में नहीं मिली वो सत्ता में थी। जम्मू और लद्दाख के इलाके में सीट मिली लेकिन कश्मीर घाटी में नहीं मिली। इन हालातों के बीच कितने दिन हो गए सरकार चलते चलते, और इस दौर में कितनी मौतें हो गई। आइए शुरुआत आज इसी से करते हैं। यह तस्वीर घाटी की है, कश्मीर घाटी की। 24 घंटे पहले कुलगाम के नौपरा में एक नागरिक के मारे जाने के बाद का यह दर्द है। और इस दर्द से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर दिल्ली में 24 घंटे बाद निर्णय होता है, अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं चलाएगी। कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। तो दिल्ली में बीजेपी के मंत्रियों के साथ बातचीत कर फैसला लिया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो 3 बरस 2 महीने और 18 दिन बाद बीजेपी ने मान लिया कश्मीर के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और अब राज्यपाल का शासन होना चाहिए। राज्य में गवर्नर का शासन लाए और स्थिति को सुधारने का प्रयास हो। पर इस निर्णय तक पहुंचने के दौर में घाटी का दर्द कभी सैनिक के शहीद होने से तो कभी आम नागरिकों की मौत से बार बार उभरा। और इसी दौर में पहली बार घाटी ने आतंकवाद की परिभाषा को बदलते हुए भी देखा। आतंकवादियों के जनाजे में घाटी के लोग ही एकजुट दिखाई देने लगे। और पहली बार घाटी के 2 चेहरों ने वाकई डरा दिया। एक तरफ लड़कियों के हाथों में पत्थर थे जो आजादी के नारे लगा रही थी, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां। तो दूसरी तरफ एक के बाद एक कर आतंकवादियों की जो तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए उभर कर सामने आ रही थी, उसमें डिग्रीधारी कश्मीरियों के हाथ में अत्याधुनिक बंदूकें थी। और सेना के ऑल आउट ऑपरेशन में हर किसी को एहसास जरूर रहा होगा वो मारा जाएगा, पर बंदूक हर किसी के हाथ में थी। बीजेपी पीडीपी के दौर में कुल 571 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 16 मेडिकल कर चुके छात्र थे, 12 इंजीनियरिंग कर चुके या पढ़ाई कर रहे छात्र, 9 प्रोफेसर और 21 डिग्रीधारी छात्र। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे।
यानी पहली बार आतंकवाद ने उस लकीर को मिटा दिया जिसके दायरे में बिना पढ़े लिखे ही आतंकी बनते या बंदूक उठाते चेहरे दिखाई देते थे। पर इन हालातों से इतर दिल्ली के सामने कुछ नए सवाल थे, जिसमें घाटी के बिगड़ते हालात तले जम्मू लद्दाख को भी देखा जा रहा था और घाटी के हालात सेना सुधार सकती है, इसे समझा भी जा रहा था। जम्मू और लद्दाख में जो विकास की दृष्टि से जितना काम होना था, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने हमारे मंत्रियों को सामना करना पड़ता आया है। तो दिल्ली ने जो जाना समझा उसका मतलब यही, बीजेपी जैसा सोचती थी वैसा 3 बरस में नहीं हुआ। पीडीपी बीजेपी के साथ सरकार बनाकर जो सोचती रही वैसा भी नहीं हुआ। तो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर दोनों ने मुश्किल हालात से मुक्ति पाई। बीजेपी की तरफ से जो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ, उसके बाद मैंने अपना रेजिग्नेशन जो है गवर्नर साहब को भेज दिया है। पर इस दौर में घाटी का सच तो यही रहा, 1174 दिन की सरकार के दौर में कुल 941 मौत हो गई। इसमें 571 आतंकवादी मारे गए, 243 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और इन दोनों के बीच फंसे 127 आम कश्मीरी की भी मौत हो गई। यानी सारे हालातों के बीच आखिरी सच घाटी की महिलाओं के इस रुदन में ही समा गया। बड़ा मुश्किल होता है लकीर खींचना। वो शहीद की मां है, वो आतंकवादी की मां है, वो एक आम कश्मीरी की मां है। और ये फहरिस्त कोई मौजूदा वक्त का सच नहीं है। दरअसल पन्ने पलटते जाइए और 1989 उस दौर से अब तक जो स्क्रीन पर चल रहा है, रेंग रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि कितनी मौतें हो गई। 14,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। ये स्थिति है। 6,390 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए इस दौर में। आतंकवादियों की तादाद 23,443। और अगर इन तमाम हालातों को एक साथ मिला दीजिएगा तो कल्पना कीजिए 11,000 दिन होते हैं इस 29 बरस के दौर में। और 11,000 दिन के बाद जब आपके सामने आंकड़ा निकल कर आता है 10,585 दिनों में 44,635 मौत, तो आप सहम जाएंगे क्या कश्मीर घाटी कुछ इस दिशा में जा पड़ी है। हमें लगता है फिर से लौटिए उन परिस्थितियों में कि मौजूदा वक्त में अगर आज दिल्ली में निर्णय लिया गया और श्रीनगर और कश्मीर के भीतर एक हलचल सी महसूस की गई, तो दोनों स्थितियों के बीच खड़े होकर जरा देखने की कोशिश कीजिए वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें सरकार बनाई जा रही थी और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब सरकार नहीं होनी चाहिए, इसका फैसला ले लिया गया। आज का ये जो है, मैं कभी कहता हूं ये मुझे लोग पसंद करे, मैंने कहा नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाना है। 27 फरवरी 2015 को जब मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उनके घर से बाहर निकले तो बाहर निकलकर यही कहा, नॉर्थ और साउथ पोल मिल तो नहीं सकते, पर लोकतंत्र का तकाजा है, चुनी हुई सरकार हो तो फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाएंगे। और संयोग देखिए, मुफ्ती साहब के निधन के बाद जब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने 2 बरस पहले 4 अप्रैल 2016 को सीएम का पद संभाला तो जिक्र मुफ्ती सईद के उसी कमेंट का किया, नॉर्थ और साउथ पोल की जो एजेंडा ऑफ अलायंस है मुफ्ती साहब और इनके बीच में, उसमें भी काम होगा, उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है। और मुझे उम्मीद है कि हम जम्मू कश्मीर जो सोचा था मुफ्ती साहब ने, इस खून खराबे से निकल पाएंगे। पर दूसरी तरफ इस दौर में जब भी कोई सवाल बीजेपी से पूछा गया तो जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने हमेशा यही कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चल रही है। पर आज समर्थन वापस लेते वक्त सिर्फ इतना ही कहा गया, हालात ठीक नहीं है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक सहमति पर पहुंचे हैं। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी घोषणा उसी दिन होगी। सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है, वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं। यानी लोकतंत्र का नया नजारा भी सामने आ गया। कल तक जो कहा जा रहा था आज वो बदल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, राज्यपाल को समर्थन वापसी का कोई पत्र भेजा नहीं गया, कोई देने नहीं गया, बल्कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टेलीविजन चैनलों के जरिए ऐलान कर दिया गया कि समर्थन वापस ले रहे हैं। और इसे श्रीनगर में बैठे मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सुना और बिना देर किए
राज्यपाल की चौखट पर पहुंच गई और ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि अब तो बीजेपी साथ नहीं तो सरकार भी नहीं। गवर्नर साहब को अपना रिजिग्नेशन भेजा ये कह के कि हम कोई और जो है अलायंस एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। यानी एक तरफ लोकतंत्र के साथ मजाक और दूसरी तरफ दोनों ही एग्जिट रूट लगातार खोज रहे थे, क्योंकि घाटी के जो हालात हैं उसमें बीजेपी को लगता था वो कैसे सरकार से बाहर आए, और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती को भी लगता रहा बहुत दिन चलेगा नहीं तो एग्जिट रूट कुछ इस तरीके से खोजा जाए जिसमें कुछ सफलता भी दिखे और कुछ शहीद होने का मिजाज भी नजर आ जाए। इसीलिए आज जब सामने आई इस्तीफा देने के बाद तो साफ साफ कहा, हमने 11,000 नौजवानों के खिलाफ केस वापस करा लिए, एक तरफा सीज फायर करवा लिया, बातचीत का न्योता अलगाववादियों तक पहुंचा दिया, कश्मीर में सख्ती के जरिए सत्ता चलाई नहीं जा सकती इसे भी कह दिया। सबसे बड़ा अप्रेंशन था 370 को लेके, हमारे स्पेशल स्टेटस को लेके, और हमने पिछले 3-4 साल जिस तरह से 370 को 35A के खिलाफ हमने कोर्ट में उसको डिफेंड किया। तो क्या नॉर्थ साउथ पोल का मिलन बीजेपी और पीडीपी के अपने अपने सियासी प्रयोगशाला के हिस्से का हिस्सा ही बनकर रह गया? क्योंकि जो बीजेपी सोचती थी वो पीडीपी नहीं कह रही है, जो पीडीपी कह गई उसे बीजेपी दोहराने की हिम्मत नहीं करेगी, और महबूबा मुफ्ती जिस रास्ते पर चलती रही उसे अपनी उपलब्धियां बताती रही, और इसके उलट बीजेपी को लगता रहा कश्मीर में आतंकी हिंसा को चुनी हुई सरकार से नहीं अब सेना से संभाला जा सकता है। इसीलिए बीजेपी ने 3 वर्ष पुराने अपने सियासी प्रयोग को खत्म कर दिया। जो परिस्थिति इस समय उत्पन्न है उसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए राज्य में गवर्नर का शासन लाए और स्थिति को सुधारने का प्रयास हो। कौन करेगा सुधार? चुनी हुई सरकारें करती हैं या फिर वाकई सेना के हाथ में सौंप दिया जाए? और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा हो, 7 बार लग चुका है। 8.5 बरस राष्ट्रपति शासन के हिस्से या साए में कश्मीर रहा है। लेकिन मुश्किल इतनी बार भी नहीं, मुश्किल तो उसके आगे की है, और यह मुश्किल मिशन कश्मीर से आगे इसलिए है क्योंकि 1 प्रयोग, 2 प्रयोग, 3 प्रयोग, 4 प्रयोग, कितने प्रयोग किए जाए? जरा देखिए क्या क्या कुछ हुआ। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। ये तीनों हालात बताते हैं कि कश्मीर को लेकर कौन सी पॉलिसी ठीक थी, ये किसी को पता ही नहीं चला। क्योंकि जिस तरह सेना ने घाटी में ऑल आउट ऑपरेशन शुरू किया, जिस तरह प्रधानमंत्री ने गोली नहीं गले लगाने का जिक्र किया, और जिस तरह पाकिस्तान के साथ डायलॉग या पड़ोसी की हद से आगे बढ़कर बिना कार्यक्रम लाहौर पहुंचकर नवाज शरीफ को गले लगा लिया, तीनों हालात ही सरकार के हाथ से फिसलते चले गए। क्योंकि पिछली सरकारों की तुलना में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए, पिछली सरकारों की तुलना में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा, पिछली सरकारों की तुलना में सबसे ज्यादा युवाओं ने बंदूक उठा ली। तो क्या कश्मीर सत्ता सियासत के टेबल पर किसी गिनी पिग की तरह रखा गया और सारी नीतियां फेल लगने लगी? तो फिर कश्मीर उन्हीं हालातों की तरफ ढकेल दिया गया जहां चुनी हुई सरकारों से नहीं बल्कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर को चलाया जाए। वैसे ये पहली बार नहीं कि कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हो। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 7 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार 1977 में, और तब से लेकर अब तक 8 बरस 6 महीने राष्ट्रपति शासन के साए में कश्मीर रहा। पर नया सवाल कश्मीर के उस भविष्य का है जिसे बेहतरीन बनाने का दावा वादा 2014 के चुनाव के वक्त और किसी ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और तब कश्मीरी बेहद उत्साह में थे। ये चुनाव सामान्य नहीं है। आपने बुलेट को पराजित करके बैलेट की ताकत का परिचय करवा दिया। यानी कश्मीर के हालात सुधरे, पाकिस्तान से बातचीत हो, आतंकवादी सर न उठाएं और धारा 370 को खत्म करने की संघ की सोच भी लागू हो जाए। पर वक्त बीतता गया और दिल्ली जो हासिल करना चाहती थी कुछ भी हासिल हुआ नहीं। तो सवाल 3 है। पहला, समर्थन वापस लेकर अब सीधे दिल्ली से कश्मीर को चलाने की मंशा है। दूसरा, कश्मीर में आतंक पर नकेल कसने की नीति में कोई रुकावट अब राजनीतिक तौर पर नहीं आएगी।
तीसरा, अलगाववादी या पाकिस्तान या चीन को लेकर खुद फैसला लेना है, किसी को बताना नहीं है। दिल्ली इससे मुक्त हो चली है। I had cautioned Honorable Prime Minister, should you form a government in alliance with the PDP in Jammu Kashmir, you will be committing a Himalayan blunder. और संयोग देखिए, जब शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब कांग्रेस को ही हिमालयन ट्रेजेडी के तौर पर देखा परखा था। और आज कांग्रेस हिमालयन ट्रेजेडी के कटघरे में बीजेपी यानी मोदी सरकार को खड़ा कर रही है। यानी हालात 360 डिग्री में घूमकर फिर वहीं पर आ गए। सब कुछ पहले जैसा, हालात जस के तस। इन मुश्किल हालात के बीच एक बात हर जहन में हो सकती है, कौन सी जरूरत थी जो आज ही समर्थन वापस लेकर कश्मीर में सरकार गिरा दिया गया। बहुत सारे सवाल हर जहन में होंगे, अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से बहुत सारी बातें कही जा रही होगी, सुनी जा रही होगी। इन सब के बीच एक तस्वीर है, सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने उस लाइन को छोड़ दिया जो 1950 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के जरिए और संघ परिवार के जरिए खींच रहे थे। सत्ता जरूरी है या विचारधारा जरूरी है, एजेंडा जरूरी है या फिर सत्ता पाकर कश्मीर की भी मलाई लेना जरूरी है। ये सारे सवाल तो होंगे और इन सवालों के अक्स में जरा सोचना शुरू कीजिए। 23 तारीख 3 दिन, चौथे दिन ही तो पुण्यतिथि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो उस अक्स में जरा इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे बड़ा अप्रेंशन था 370 को लेके, हमारे स्पेशल स्टेटस को लेके, और 370 की पोजीशन को पूरी तरह से हमने उसका दफा किया। सत्ता जाने के बाद भी आज महबूबा मुफ्ती खुश थी कि जब तक सीएम रही धारा 370 बरकरार रहा। यानी जिनके साथ वो खड़ी थी वो नहीं चाहते थे धारा 370 रहे, पर वह रही तो धारा 370 बरकरार रहा। और शायद यही वो धारा है जो बीजेपी के गले में सियासी या संघ की हड्डी है कि सत्ता में आने के बाद भी धारा 370 वो हटा क्यों नहीं पाई। और क्या बीजेपी फिर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लाइन को अपनाएगी और बोलेगी एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि संयोग ऐसा है कि 3 दिन बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पुण्यतिथि के दिन यानी 23 जून को कश्मीर जा रहे हैं। उनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर अनिर्बन गांगुली भी होंगे। तो क्या सत्ता जाने के बाद बीजेपी फिर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को अपनाकर अपने पुराने एजेंडे पर लौटेगी? कम से कम जम्मू कश्मीर में क्या धारा 370 से यहाँ के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। दरअसल धारा 370 कश्मीर को विशेष स्टेट का दर्जा देता है, जिसके तहत राज्य का अपना एक अलग झंडा रखा गया और एक अलग संविधान बनाकर गैर कश्मीरियों को कश्मीर में बसने पर रोका गया। कश्मीरियों के भी लोकतांत्रिक अधिकार सीमित किए गए। विधानसभा की अवधि 5 के बजाय 6 वर्ष रखी गई। टैक्स की देश में एक समान प्रणाली से कश्मीर अलग है। आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। और इसी स्पेशल स्टेटस को खत्म करने की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी उठाते रहे। उनकी जान भी चली गई। 50 के दशक में धारा 370 में यह व्यवस्था थी कि किसी भी शख्स को कश्मीर जाने से पहले भारत सरकार से परमिट लेना पड़ता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस व्यवस्था के घोर विरोधी थे। इसी व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट लिए 8 मई 1953 को सुबह 6:30 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन में अपने समर्थकों के साथ सवार होकर पंजाब के रास्ते जम्मू के लिए निकले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, टेकचंद, गुरुदत्त वैद्य और कुछ पत्रकार भी थे। 11 मई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रावी नदी के पुल पर गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। 23 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई, जो आज भी रहस्य है। अलबत्ता सच तो यह है कि उस दौर में जनसंघ उनकी मौत की जांच की मांग किया करता था और उसके बाद बीजेपी की सत्ता आई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच के लिए कोई कमीशन फिर भी नहीं बनी। लेकिन इस वक्त सवाल मौत या जांच कमीशन का नहीं, सवाल तो धारा 370 का है। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब धारा 370 का मुद्दा उठाया तो संघ ने इसे आत्मसात किया। जनसंघ इसी के आसरे अपने फलक का विस्तार करती चली गई और बीजेपी की सत्ता रही तो उसने महबूबा से हाथ मिलाया और महबूबा खुश रही कि बीजेपी साथ में है, फिर भी धारा 370 बरकरार रह गई। तो अब बीजेपी क्या करेगी?
3 दिन बाद 23 जून को बीजेपी अध्यक्ष जब जम्मू कश्मीर में होंगे, श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि का मौका होगा, तब क्या दोबारा धारा 370 का जिक्र करते हुए इस बात का खुले तौर पर ऐलान किया जाएगा, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा? इंतजार कीजिए, सियासत के अभी कई रंग बाकी हैं। मिशन कश्मीर का प्रयोग नेहरू ने अपने तौर पर किया, इंदिरा ने अपने तौर पर किया, वाजपेयी ने अपने तौर पर किया, मनमोहन ने सीखा समझा खामोशी के साथ अपने तौर पर किया, और मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी अपने तौर पर कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच आगे रास्ता किधर जाता है कोई नहीं जानता, लेकिन हमें लगता है मिशन कश्मीर से आगे की परिस्थिति को अगर अब देखना शुरू करें, और इन परिस्थितियों के बीच में अगर हम इस बात का जिक्र किए रहे कि दुनिया समूची इस बात को लेकर चिंतित हो चली है कि लोकतंत्र कहां बच पा रहा है, लोकतंत्र खत्म तो नहीं हो रहा, लोकतंत्र की मौत तो नहीं हो रही। संयोग ऐसा है कि दुनिया की जानी मानी पत्रिका अखबार द इकोनॉमिस्ट लगातार इस पर रिसर्च कर रहा है। हमें लगा आज ये रिपोर्ट दिखानी चाहिए, तो देखिए इस रिपोर्ट को। तो दुनिया के इस मानचित्र में वो सच छुपा है जिसे लेकर अब हर जगह एक बहस शुरू हो चुकी है। सवाल है, पूरी दुनिया में जिस लोकतंत्र का इतना ढोल पीटा जाता है, क्या वो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के 2017 के सर्वे को माने तो सच यही है, क्योंकि इस नक्शे पर आपको जहां जहां गहरा हरा रंग नजर आ रहा है, सिर्फ वही लोकतंत्र सही मायने में जिंदा है। संख्या के हिसाब से ऐसे देश सिर्फ 19 हैं जहां लोकतंत्र है, और आबादी के हिसाब से दुनिया की सिर्फ 4.5% आबादी पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रही है। इस डेमोक्रेसी इंडेक्स की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश और जिस भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, वो दोनों ही देश इकोनॉमिस्ट के पूर्ण लोकतंत्र वाली कैटेगरी में नहीं आते। नक्शे में हल्के रंग से आने वाले वो देश हैं जो फ्लॉइड डेमोक्रेसी यानी दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आते हैं, और अमेरिका और भारत दोनों ही ऐसे देशों में शुमार हैं। दुनिया में ऐसे देशों की संख्या 57 है, तो वही 52 देश यानी दुनिया की 1/3 आबादी पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था में जी रही है। तो फिर सवाल वही, क्या पूरी दुनिया में ही लोकतंत्र खतरे में है? द इकोनॉमिस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में दुनिया की 8.9% आबादी पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था में थी, 2017 में घटकर 4.5% रह गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन 2 बरस में अमेरिका पूर्ण लोकतंत्र से दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आ गया। यानी ट्रंप के आने के बाद अमेरिका वो अमेरिका नहीं रह गया जो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र होने का दम भरता था, और जहां के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान आते थे तो लोकतंत्र के मायने कुछ इस तरीके से समझाकर चले जाते थे। India will succeed so long as it is not splintered along the lines of religious faith, so long as it's not splintered along any lines and is unified. तो ओबामा की इस नसीहत को भारत कैसे देखे समझे ये अलग बात, लेकिन सच तो यह है अब अमेरिका और उसके जैसे तमाम बड़े देशों को भी यह सोचना होगा लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो उन्हें क्या करना होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में दुनिया पर राज करने वाले इन चेहरों में से किसी की भी पहचान सही मायने में लोकतांत्रिक नेता की नहीं। ट्रंप की अमेरिका और दुनिया को लेकर एक तरफा नीति, पुतिन का रूस की इकोनॉमी पर कब्जा तो यूक्रेन विद्रोहियों से लेकर सीरिया तक के साथ खड़े होना, शी जिनपिंग तो अनंत काल तक के लिए चीन पर राज कर सकते हैं, तो सीरिया के तानाशाह बशर अल असद को कोई कैसे भूल सकता है। याद कीजिए 2012 का नजारा, और उससे पहले याद कर लीजिए ट्यूनीशिया और मिस्र का नजारा। जब अरब स्प्रिंग में जब ट्यूनीशिया और मिस्र में तख्ता पलट हुआ तो असद ने कहा सीरिया में ऐसी बगावत हो नहीं सकती, दमन हुआ, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। और संयोग देखिए आज फिर द इकोनॉमिस्ट ने लोकतंत्र की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं, और साफ साफ लिखा है लोकतंत्र जब मरने लगता है तो 4 हालात होते हैं। सबसे पहले लोगों में अपने हालातों को लेकर गुस्सा और शिकायत बढ़ती है, जैसे हंगरी और टर्की में हुआ। फिर कोई एक नेता आता है जो लोगों के इस गुस्से के मुताबिक एक ऐसे दुश्मन को ढूंढे
या खड़ा करे जिसके सिर सारा दोष बढ़ा जा सके, जैसा रूस के पुतिन ने किया। इसके बाद लोगों के गुस्से और असंतोष का फायदा उठाकर चुना हुआ नेता प्रेस और न्यायिक व्यवस्था को निशाना बनाना शुरू कर देता है और इसके बाद संवैधानिक संस्थाएं अपने होने का औचित्य खो देती हैं और लोकतंत्र की मौत हो जाती है। तो फिर देखिए और सोचिए, क्या अब यही हो रहा है? क्या लोकतंत्र खत्म होने का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा? लाल बत्ती का मतलब तो यही होता है कि अगर आपके पास लाल बत्ती है तो आप वीवीआईपी है, और वीवीआईपी का मतलब यह होता है कि आप वाकई सारी सुविधाओं से लैस होंगे। वह भी जनता के पैसे पर सरकार आपको देगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं। तमाम नेताओं ने कहा, हम भी सेवक हैं। और सेवक किस चाल से चले, आइए आज इसे परख लेते हैं। ना केंद्र में ना किसी राज्य में कोई भी ऐसा डिग्निटरी नहीं होगा कि वो रेड लाइट कैरी करता। इसमें लाल दिए की इतिहास को हमने खत्म कर दिया। राज्य सरकार हमारे इस फैसले को पूरा समर्थन करेगी। वीआईपी कल्चर को लेकर जो भी बात कही जाए, वीआईपी कल्चर लाल बत्ती में नहीं समाती है। और कोई नेता, मंत्री, संसद, सीएम यूं ही नहीं चूकना चाहता तमाम सुविधाओं को उठाने से। तो प्रधानमंत्री ने चाहे मन की बात में कही हो अपने मन की बात, ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा करके नहीं घूमेगा। और देश में चाहे स्वागत हुआ, पर आइए आपको लिए चलते हैं हरियाणा। तो वीआईपी कल्चर का मतलब क्या सिर्फ लाल बत्तियों वाली गाड़ियां होती हैं? तो हरियाणा के इस सर्कुलर को देख लीजिए। खट्टर सरकार ने यह सर्कुलर निकाला है जो लाल बत्ती को भी मात कर दे। वीआईपी कल्चर ऐसा कि जैसे मंत्री संतरी कोई राजा हो चला हो और उसके स्वागत के लिए जनता पलके बिछाकर खड़ी रही। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया। मसलन सर्कुलर में लिखा गया है, सांसद या विधायक सरकारी कार्यालय में जाता है तो अधिकारियों को खड़े होकर उनका स्वागत करना होगा। सरकारी अफसर अगर सांसद या विधायक का फोन नहीं उठाते तो उन्हें व्यस्त होने के बाबत फौरन एसएमएस करना होगा। सांसद विधायक के सरकारी दफ्तर में जाने पर अधिकारियों की भाषा बहुत ही सभ्य होनी चाहिए। अधिकारियों के क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो तो सांसद को जरूर बुलाया जाए और उन्हें सुविधानुसार सीट दी जाए। अगर एक सांसद का निर्वाचन क्षेत्र 2 जिलों में पड़ता है तो अधिकारी दोनों जिलों के सांसदों को बुलाए। तो यह फरमान सांसद विधायक को वीवीआईपी बताने जताने के लिए नहीं है तो क्या है? और ये वीआईपी सोच नहीं है तो क्या है? ये जनता सेवक सहितर शाही अंदाज में जीने का अंदाज नहीं है तो क्या है? एमएलए एमपी का दर्जा है वो एक चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर का है। जो एमएलए एमपी है किसी सरकारी कार्यालय में जाता है तो अधिकारी को उठकर अभिवादन करना चाहिए। इसी कारण से ये सर्कुलर जारी किया है कि एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उनको खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए। मैं इनकी बात समझ सकती हूँ क्योंकि हरियाणा में लोग पहली बार सरकार में आए, बहुत सी चीजें सीखने को है। अब लोग इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं कई दफा। यू सी, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी कमांडेड, यू हैव टू वर्क फॉर दैट। दरअसल खट्टर सरकार का मानना है कि प्रोटोकॉल में विधायक और सांसद अधिकारियों से ऊपर है, लिहाजा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता और निर्देश देने पर भी नहीं मिलता। सम्मान तो तब जागता है जब वाकई व्यक्ति सम्मानित होने वाला काम करे। और इस सर्कुलर ने तो संविधान को भी शायद दूसरी राह दिखा दी, क्योंकि संविधान में जिस जनता को हर पद से ऊपर माना गया है और प्रधानमंत्री ने बीते दिनों ही कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सेवक हूँ, प्रधान सेवक। तो ऐसे में ये छोटे छोटे सेवक किस शाही अंदाज में जीना चाहते हैं ये किसी से छिपा नहीं। पर जनता के हक में कौन बोले? सर्कुलर तो सत्ता के हक का है। एपी न्यूज के लिए पीयूष जैन। बहुत सारे सवाल होने चाहिए, आपके जहन में आने चाहिए। कोई नेता मंत्री आ जाए तो आपको सलाम ठोकना चाहिए या नहीं ठोकना चाहिए? अधिकारी क्या करे? इस देश में सिस्टम इंस्टीट्यूशन से चले तो हर कोई इसी को काम करना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा मिजाज है जिस मिजाज के आश्रय किसी राज्य का मुख्यमंत्री जानता ही नहीं कि उसके अपने इलाके में सिर्फ 3.5 रुपए भत्ते के आश्रय कोई सिपाही दिन भर खटता है और अब सिपाहियों का परिवार निकल पड़ा है। बढ़ा दीजिए अन्यथा आंदोलन करेंगे। तारीख तय हो गई है। इसके लिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़।
साइकिल भत्ता 18 रुपए, फिक्स टीए 25 रुपए, वर्दी भत्ता 60 रुपए, पौष्टिक आहार के लिए 100 रुपए, स्वास्थ्य भत्ता 200 रुपए, आवास भत्ता 697 रुपए। सब मिला दीजिएगा तो तकरीबन 1100 रुपए बैठेंगे। और ड्यूटी 24 घंटे 7 दिन 12 महीने। यह सच है छत्तीसगढ़ की पुलिस का। और उंगलियों पर गिने जाने वाली जो संख्या है, इतना ही भत्ता महीने भर में सिपाहियों को मिलता है। दिन के हिसाब से जोड़िएगा तो 3.5 रुपए के तकरीबन ही बैठेगा। और अब इसी के खिलाफ पुलिस वालों के परिजन सड़क पर। पुलिस वालों का वेतन कम है, उनसे आने की वेतन से ना परिवार का भरण पोषण नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो 3.5 रुपए में रोज की ड्यूटी बजाए कौन? तो जरा कल्पना कीजिए, तेज रफ्तार दुनिया में हाईटेक बदमाशों को पकड़ने के लिए रोजाना 3.5 रुपए का भत्ता लेकर सिपाही साइकिल पर कहां-कहां दौड़ लगाए। और 18 रुपए का भत्ता लेकर पुलिस वाला कौन सी साइकिल चलाएगा और कितनी रफ्तार से वो दौड़ेगी, ये सवाल तो है। बहुत कम है, वेतन को बढ़ाना चाहिए। और आजकल तो एजुकेशन एकदम हाई है, तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। एक तो महिला लोगों को जो घर में रहते उनको बहुत परेशानी होती है। उनका जो भत्ता है पुलिस का, पेट्रोल भत्ता मिलना चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के क्षेत्र राजनांदगांव और महासमुंद जिले के पुलिस वालों के परिवार ने अपनी मांगों को लेकर आला अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, माननीय गृह मंत्री जी के नाम पर और कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 11 मांगे हैं। साइकिल भत्ता 18 रुपए से बढ़ाकर मोटरसाइकिल भत्ते में तब्दील करते हुए 3000 रुपए कर दिया जाए। यात्री भत्ता जो 25 रुपए है 1500 रुपए कर दिए जाए। वर्दी भत्ता जो 60 रुपए है बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाए। पौष्टिक आहार जो वर्तमान में 100 रुपए है उसे बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए जाए। यानी 1100 रुपए का भत्ता बढ़ाकर तकरीबन 8500 रुपए तो कर ही दिया जाए। और ऐसी तमाम मांगे और इन मांगों को लेकर 70,000 पुलिस वालों के परिजन रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान में 25 तारीख को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यह आंदोलन पुलिस का नहीं, पुलिस वालों के परिवारों का होगा। और परिवार साथ में खड़े होंगे तो फिर पुलिस वाला दिन भर जहां तहां घूमे, पर रात में तो घर उसे पहुंचना ही होगा। तो ऐसे में वो क्या करे? आंदोलन का हिस्सा वह भी होगा। और इस बार प्रदर्शनकारी जब घर के ही हैं और आंदोलन मुख्यमंत्री के विधानसभा इलाके से ही उठा है, तो मुख्यमंत्री साहब को जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं। पर मुख्यमंत्री साहब को ये तो जानकारी है कि 3 से 4 महीने बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और फिर क्या क्या होगा ये सिर्फ वो सोच सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच पुलिस और उनके घर वाले सोचने लगे हैं। और पुलिस जनों के परिजनों की तख्तियों पर तो यही लिखा है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत अपना काम कर रही है। और सच तो यही कि जान की बाजी लगाने वाले सिपाही को वेतन भत्ते के नाम पर कौड़ियां मिलती हैं और सत्ता रईसी में डूब जाती है। नियम के मुताबिक पुलिस धरना और प्रदर्शन नहीं कर सकती, इसलिए उनकी मांगों को लेकर अब परिजन आगामी 25 जून को रायपुर में प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके लिए अलग अलग जिलों में पुलिस के परिजन अभी से ही इकट्ठा होने लगे हैं। सरकार सकते में है कि आखिर इतने बड़े आंदोलन को हवा किसने दी। यूं तो कयास लगाए जा रहे हैं वजह क्या है जो कश्मीर से समर्थन वापस सरकार से ले लिया बीजेपी ने, लेकिन मुश्किल ये नहीं है। मुश्किल इसके आगे की यह है कि एक गठबंधन का साथी साथ से निकल चुका है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो अलग अलग इंडिकेशंस दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। और इन सब के बीच कश्मीर में जो हुआ और गठबंधन जब वहां टूटा, तो महाराष्ट्र में गठबंधन के साथी ने क्या कहा, किस तरीके से कहा, किस तलखी से कहा या किस धमकी से कहा, जरा सुन लीजिए। की जम्मू काश्मीर मधल्या सरकारचा पाठिंबा भारतीय जनता पक्षाने काढून घेतला, चांगलं आहे, अभिनंदन आहे त्यांचं। पण जम्मू काश्मीरचं सरकार नालायक आहे हे कळायला तुम्हाला 3-3.5 वर्ष जावी लागली। त्याच्यासाठी माझ्या भारत मातेचे 600 जवान हे शहीद व्हावे लागले आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कळलं की हे नालायक आहेत। चला, मी आज भाजपचं अभिनंदन करतो, तुम्ही पाठिंबा काढलात ना, हरकत नाही, अभिनंदन करतो मी तुमचं। तुमच्या बाकीच्या गोष्टी मला पटत नसल्या तरी मी तुमचं अभिनंदन करतो। पण आता असंच पुढे पाऊल टाकून पाकिस्तानला चिरडून टाका, तर आम्ही तुम्हाला डोक्यावर घेऊन नाचू शकतो। सिमट रहा है गठबंधन, जी एनडीए के भीतर का।
लेकिन सियासत कहती है कि कोई भी बड़ा निर्णय जब लिया जाता है तो उसकी दृष्टि और बोध कहीं ना कहीं चुनावी जीत पर होती है। तो क्या 2019 के मद्देनजर अब वाकई बीजेपी समझ चुकी है बिसात अपनी होनी चाहिए, उसमें पासे अपने फेंके जाएंगे, चाल अपनी चली जाएगी, शहमात का खेल अपने तरीके से होगा। बहरहाल लौटिए इससे। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस लिए चलते हैं। क्योटो बनाने की तैयारी हो चली है, लोग परेशान हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। तो पीएम और सीएम के सपनों के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए तैयार प्रपोजल को आज योगी मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी और योजना को परवान चढ़ाने के लिए विश्वनाथ मंदिर के आसपास 166 मकान खरीदे जाने हैं, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए छोटे मंदिर तोड़े जाने से लेकर घरों को खरीदने का काम पहले से ही शुरू है। लेकिन सवाल कॉरिडोर बनने का नहीं, कॉरिडोर बनाने के लिए खरीदे जाने वाले मकान मालिकों के दर्द का है, जिनकी पीढ़ियां गुजर गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कौन सा आधुनिक विकास है। जी, इनसे मिलिए। ये हैं वाराणसी के पुरोहित रमाकांत मिश्रा, पेशे से वैदिक ब्राह्मण, पूजा पाठ कराकर जीवन चलाने वाले रमाकांत मिश्रा ने 9 जून को कॉरिडोर योजना के पक्ष में अपने मकान की रजिस्ट्री करा दी। 12 जून को उनके खाते में 23 लाख रुपए भी आ गए। लेकिन जैसे ही रमाकांत मिश्रा के खाते में रकम आई, गुंडे पीछे पड़ गए। धमकाने डराने के बाद भी दबंगों की दाल नहीं गली तो 13 जून की रात दबंग पुलिस बल के साथ घर पर आ धमके। 5-7 पुलिसकर्मी मेरे घर आकर जबरदस्ती मुझे उठाकर चौक थाने पर ले गए और कहने लगे कि आप 50,000 रुपया दो, नहीं तो मैं आपको किसी न किसी केस में लाद के बंद कर दूंगा और आपको नष्ट कर दूंगा। हमारे आदमी को धमका के हम घर पर नहीं रहे, हमारा लड़का भी घर पर नहीं रहा। आए तो देखे ये सब घटना 11 बजे रात को पुलिस इनको पकड़ के ले गई और न तो हमारे बच्चे को 2-4 दिन पहले धमकी मिला रहा कि हम जान से भी मार देंगे। रमाकांत मिश्रा का आरोप है कि घर आए पुलिस वालों ने जबरदस्ती किसी अमित कपूर के नाम पर 50,000 का चेक कटवा लिया, धमकी दी किसी को भी भनक लगी तो बर्बाद कर देंगे। रात में उठाकर थाने ले गए और हद ये दबंग ये कहने से नहीं चूके, काशी विश्वनाथ मंदिर से उन्हें पैसा दिलाया गया है और इस काम के लिए उन्हें पैसा चाहिए। तो एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को लेके मेरे घर आया और मुझसे चेक मंगवा कर जबरदस्ती चेक कटवा के 50,000 का, तब मुझे छोड़ा, बोला कि किसी से भी अगर इस बात की भनक दोगे तो तुमको बर्बाद कर दिया जाएगा। तो क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर दबंगई का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें मकान बेचने वालों से एक तरफ गुंडा टैक्स वसूला जाएगा और दूसरी तरफ योजना के लिए मकान न देने वालों को धमकाया जाएगा? यहाँ पर कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो बाकायदे मकानों को खरीदवाने का काम कर रहे हैं, देने को तैयार नहीं है। तो उन्हें यह भी डर दिखाया जा रहा है कि ठीक है आज आप बेच दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कल की तारीख में हम अधिग्रहित कर लेंगे तो आपको 10 पैसे भी नहीं मिलेंगे। आज तक मैंने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जो बिना योजना के लिए बिना योजना बनाए धन का आवंटन करती हो। धन आवंटित हो रहा है, धन खर्च हो रहा है एक ऐसे काम में कि उसको आगे जाकर के इनको क्या करना है उसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं देते। इसी से ये संदेह के घेरे में खड़े हैं। सब कुछ हो रहा है क्योंकि काशी को क्योटो बनाना है। और रमाकांत मिश्रा मामले पर जब वाराणसी के एसएसपी रामकृष्ण भारद्वाज से बात की गई तो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर और कहा गया मामला आएगा तो जांच होने दीजिए। लेकिन सवाल सिर्फ रमाकांत मिश्रा भर का नहीं, सवाल तो यह है कि जिस तरीके से छोटे छोटे मंदिर भी तोड़े जाएंगे, या फिर सवाल तो यह है कि बनारस की जो पहचान है वो पहचान खत्म कर कौन सा कॉरिडोर बना के कौन सी स्थितियां लागू की जाएंगी, इसका इंतजार हर कोई करे, या फिर यह सोचे कि जिस तरह कॉरिडोर के लिए घर खरीदने की प्रक्रिया हो रही है उसमें सिवाय इसके की वसूली हो रही है और कुछ भी नहीं। लंदन के अस्पताल से एक खत आया है और साथ में 10 तस्वीरें। सुनिए और देखिए। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूं। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था
खोजने पर पाया कि मेरे इस बीमारी पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज्यादा है। अभी तक अपने सफर में मैं तेज मंद गति से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने, मंजिलें थी। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर टैप किया। आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर आपको उतरना होगा। आपका गंतव्य आ गया। अचानक एहसास होता है कि आप किसी कॉर्क यानी बोतल की किसी ढक्कन की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बह रहे हैं, लहरों को काबू कर लेने की गलतफहमी लिए हुए। इस हड़बोंग, सहम और डर में सहम कर मैं अपने बेटे से कहता हूं, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूं, मैं इस मानसिक स्थिति की हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालात में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत पे मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर मैं अपनी हालत को तटस्थ होकर जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूं। ऐसी मेरी मंशा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द। अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूं, ना कोई सांत्वना, ना कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूं उसमें बालकोनी भी है, बाहर का नजारा भी दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम। वहां विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता हुआ पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नजर में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूं और फिर एक दिन यह एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूं जो निश्चित होने का दावा करे। ना अस्पताल, ना स्टेडियम मेरे अंदर जो शेष था वो वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहां होना था, मन ने कहा, केवल अनिश्चितता ही निश्चितता है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, यह चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीने के बाद या आज से 4 महीने के बाद या फिर 2 साल, चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी। और फिर मेरे दिमाग में जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे शब्द आजादी का एहसास हुआ, सही अर्थ में एक उपलब्धि का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा वह विश्वास मेरी एक एक कोशिका में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है या नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूं। इस सफर में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूं, जिन्हें नहीं जानता, वे सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई है। एक बड़ी शक्ति, तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझ में प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही है। अंकुरित होकर यह कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर इन्हें देखता हूं। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि लहरों पर कॉर्क यानी ढक्कन का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो। पत्र जो लोग पढ़ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, वे लोग ज्यादातर उनमें से एक्टर इरफान के लिए प्रतिक्रिया कर रहे हैं।
जबकि हमें इसमें थोड़ा आगे बढ़ के देखना चाहिए कि एक असाध्य बीमारी है, एक दुर्लभ बीमारी है, उससे कोई व्यक्ति ग्रस्त है, वो कैसे जूझ रहा है उन चीज़ों से। ये जो प्यार मिला है उनको ना, उस प्यार को वो कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे थे कि भाई आपके प्यार से मैं बहुत ही ताकत महसूस कर रहा हूँ, एक ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ, और एक ज़िंदगी भरोसा बढ़ गया, उनका विश्वास बढ़ गया है अपने ऊपर भी और इस शक्ति पर जो लोगों की प्रार्थनाओं से मिल रही है। और उनको लगता है कि सारी प्रार्थनाएं मिलकर एक पुंज बन गई हैं, एक शक्ति बन गई हैं जो उनमें ऊर्जा भर रही है। संघर्ष भी, सरेंडर भी, इन तमाम स्थितियों के बीच ये पत्र है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।